नमस्ते दोस्तों, रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं आपके साथ एक बातें बोलना चाहता हूँ। हजारे उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो रास्ते में आपको उलझने आएंगे लेकिन आपको रुकना नहीं है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मसूद मसूद पजशकियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में जो है वो मसूद पजशकियान जो है वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो वो किस देश के हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि पहले ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे इब्राहिम रईस। इब्राहिम रईस जो है वो आपका अजरबैजान अजरबैजान में एक बांध बना था, तो उसके उद्घाटन के लिए आपका जा रहे थे इब्राहिम रईस। लेकिन रास्ते में एक प्लेन की एक प्लेन की क्या हो गई, प्लेन की क्रैश हो गई। तो वो उसमें जो है वो इब्राहिम रईस जो है वो उनकी डेथ हो गई और उनके साथ साथ 9 लोगों की जो है वो जान चली गई। लेकिन उस टाइम जो है वो जब राष्ट्रपति के पद खाली हो गया, तब उनको एज एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद वो खुबर को एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उनको बना दिया गया। लेकिन हाल ही में वहां पे ईरान में चुनाव हो चुका है, तो वहां पे एज राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मसूद पजशकियान को। मसूद पजशकियान जो है वो ईरान के अभी रिसेंटली में वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आगे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आगे ऑप्शंस है इराक। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद है और जॉर्डन के प्रधानमंत्री आपका है विसर खासवने और सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। या सीरिया के राष्ट्रपति हैं। आगे जानते हैं चुनाव के मामले में ईरान के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजशकियान। देश के 9वें राष्ट्रपति ये बन गए हैं। तो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या ये कुछ नहीं किया करते थे? आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है मसूद पजशकियान की। तो ये एक राष्ट्रपति बनने से पहले इज ए डॉक्टर, ये एक डॉक्टर थे एज वेल एज टीचर्स द कुरान। ये कुरान के टीचर्स भी थे। तो ऐसा नहीं कि ये बेरोजगार थे, बल्कि एक इसके पहले एक डॉक्टर्स थे और इससे पहले ये एक कुरान के टीचर थे और अब तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि हाल ही में इब्राहिम इब्राहिम रईसी जो कि 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई, जो कि एक राष्ट्रपति के पद पर थे। अब राष्ट्रपति को चुनाव की घोषणा कर करके उनकी जो है वो राष्ट्रपति के पद को फुलफिल कर लिया गया है। आइए ईरान के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि ईरान की जो राजधानी है वो आपका तेहरान है। जहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा ईरानी रियाल है। और ईरान की प्राचीन नाम यानी कि एशियंट नाम की बात करते हैं तो फारस पहले नाम हुआ करता था। ईरान, जैसे कि आप जानते हो कि सभी देश जो होते हैं, जैसा कि हम लोग जो भारत में रहते हैं, तो भारत की संसद का भी नाम है। तो इसी तरह से ईरान की भी संसद का नाम हुआ करता है। तो उसकी उसकी संसद का नाम है मजलिस, या तो फिर आप कह सकते हैं मजलिस, नहीं कह सकते तो या तो फिर ए सूरा ए सलामी, या फिर मसले मजलिस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपको पता है कि ईरान जो है वो आपका मुस्लिम कंट्री है। एक वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे दो टाइप के जो है वो मुस्लिम लोग रहते थे, एक तो सिया रहते थे, दूसरा सुन्नी रहते थे। तो जो है वो वहाँ पे सिया, जो ईरान जो देश है, वो वहाँ पे सिया मुस्लिम जो है वो काफी बड़ी मात्रा में वहाँ पे रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा सिया मुस्लिम जो देश है वो आपका ईरान है। आप ईरान की लोकेशन को देख सकते हैं भारत के कंपैरिजन में कि भारत के आपका जो है ईरान जो है वो कितनी दूर है। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान जो देश है, वहाँ पे एक बंदरगाह है चाबहार चाबहार बंदरगाह, जो कि भारत और ईरान मिलकर के उसको डेवलप करना चाहती है। और भारत जो है वो 10 साल के लिए उस बंदरगाह को चाबहार बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है। वो इसलिए भारत लेना उसको चाह रहा है, लेकर के उसको जो डेवलपमेंट किया जा रहा है भारत के द्वारा, कि जो हमारे बीच में जो है वो बने रहे, मामला जो है बने रहे। तो इसलिए लिया गया ताकि मैं जो उस बंदरगाह को डेवलप करूं और मिडल ईस्ट जो एशिया है,
यानी कि यूरोप वाला जो देश है उसके साथ मैं अपने ट्रेडिंग को यानी कि व्यापारी को हम अपने बिजनेस को बढ़ा सके, इसलिए चावा बंदरगाह, चावा क्या वो उसको बोलते हैं, चावा चावा बंदरगाह को वो लीज पर ईरान से लिया जो कि ईरान में मौजूद है। आप ईरान के कुछ पड़ोसी देश के मामले में जान सकते हैं कि ईरान के पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आप इधर देख सकते हैं कैस्पियन सागर है, उसके बाद में अजरबैजान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अजरबैजान में एक बांध के उद्घाटन करने के लिए जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जो उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, तब जो प्लेन क्रैश हुआ था और उनके साथ साथ उनके 9 लोगों की और भी डेथ हुई। इनके पड़ोसी देश आपका है तुर्की है, इराक है, पर्शियन गल्फ है। तो इन सब जो है वो ईरान की पड़ोसी देश है, आप बेहद खूबसूरत पिक्चर्स में देख सकते हैं। आइए ईरान के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। कैस्पियन सागर और हिंद महासागर तट दोनों एक साथ सीमा साझा करता, और मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां से आपका कैस्पियन सागर और हिंद महासागर दोनों तट जो है वो उनकी सीमा से साझा करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाबहार बंदरगाह जिनको कि लीज पर भारत ने रिसेंटली उसको ले लिया है ईरान से, और वहां पे जो है वो मिडिल ईस्ट से बिजनेस करने के लिए वो धीरे धीरे अपनी चीजों को एक्सप्लोर करेगा, एक्सपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो ईरान जो है, ईरान आपका है, चीन है और रूस मिलकर के एक अभियान लॉन्च किया है, नौसेना अभ्यास इन्होंने किया जिसका नाम रखा है सुरक्षा वेड 2024। ओमान की खाड़ी में ये बनाया है जो सुरक्षा बेल्ट 2024। मैं आपको बताऊं कि ईरान और रूस ने मिलकर के एक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जिसका नाम है पार्श वन। ये ईरान और रूस ने मिलकर के पार्श वन को लॉन्च किया है। और मैं आपको बताऊं कि भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किया है ईरान ने, कि जो है वो पासपोर्ट मतलब पर्यटकों के लिए जो जो फॉरेनर्स जो होते हैं उनके लिए जो है वो वीजा फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरबिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। तो आपको ये भी याद रखनी है, ईरान ने हाल ही में मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। तो आप इतना बात जान गए, बहुत ही ज्यादा इसको से हम लोगों ने जानकारी ले लिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकार समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? हाउ मेनी कीर्ति चक्र has been conferred by President Draupadi Murmu at the Defense Institute करमनी सेरोमनी? तो आपका राष्ट्रपति द्रौपदी, मैं आपको बताऊं कि जो रक्षा अलंकार समारोह जो है वो आपका हर साल मनाई जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे देश के वीर सपूत जो होते हैं, वीर जो देश के रक्षक होते हैं उनको जो है वो अवार्ड दिया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि रक्षा अलंकार समारोह का कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे जो है वो देश के वो वीर सपूत मौजूद है जिन्होंने देश के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, अपने साहस को दिखाए हैं। तो ये देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की ये पिक्चर्स है जहाँ पे हमारे वीर सपूतों को सम्मान दिया जा रहा है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हाल ही रिसेंटली में मिला है वो आपका कीर्ति चक्र मिला है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, और एक तो है शौर्य चक्र सम्मानित किया गया है। मैं आपको बताऊं कि कीर्ति चक्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 10 लोगों को दिया गया, 10 वीर जवानों को दिया गया है, और 26 जो है वो शौर्य चक्र वीर सपूतों को दिया गया है। और 7 मरणोपरांत वीर सपूतों को जो है वो सम्मानित करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। अब सभी को तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग भले याद करने की कोशिश करेंगे। तो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। मेजर मनोज फ्रांसिस को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीर्ति चक्र जो है वो 10 लोगों को दिया गया है, और जो है वो 7 लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है, और शौर्य चक्र जो दिया गया है
वो 26 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक है आपका है मेजर मानो फ्रांसिस को शौर्य चक्र दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका जो युद्ध के क्षेत्र में, जो साहसों के क्षेत्र में, वीर सपूतों के क्षेत्र में जो दो तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो आपको दिया जाता है युद्ध के समय दिए जाते हैं, और दूसरा शांति के समय दिया जाता है। मतलब अगर किसी देश से अगर वॉर हो रही है, युद्ध हो गई है, तो उनमें जो हमारे वीर सपूतों को दी जाती है कि आप जो है वो कितनी अपनी माइंड को यूज कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी से डिसीजन ले पा रहे हैं, और किस तरीके से आप इस युद्ध को हैंडल कर रहे हैं। और दूसरा है शांति के क्षेत्र में दी जाती है। मतलब आप अगर किसी देश में युद्ध नहीं हो रहा, मतलब शांति बनाए के क्षेत्र में, शांति बनाने के क्षेत्र में है, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए दी जाती है। तो युद्ध के क्षेत्र में जो सबसे पहले देने का प्रारंभ जो हुआ है वो आपका 26 जनवरी 1950 से युद्ध के मामले में वीरता पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। तो युद्ध के मामले में 3 चक्र दिए जाते हैं, 3 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो परमवीर चक्र, दूसरा आपका दिए जाते हैं महावीर चक्र, और तीसरा वीर चक्र दिए जाते हैं। परमवीर चक्र मैं आपको बताऊं कि यह सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्ध के मामले में सबसे, अगर मतलब कैसे, सबसे हाईएस्ट ग्रैंडली अवार्ड कोई है तो वो है परमवीर चक्र, जो कि आपका दिया जाता है, ग्रैंडली अवार्ड है, जो कि आपका गिवन टू डिस्प्ले, यानी कि आपका युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो परमवीर चक्र दिए जाते हैं। और परमवीर चक्र सबसे पहले अगर किसी को दिया गया है तो वो है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है आपका परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र के मैंने बारे में आपको बता ही दिया कि ये युद्ध के मामले में सबसे, यानी कि हाईएस्ट ग्रैंडली अवार्ड है। महावीर चक्र जो कि आपका सेकंड हाईएस्ट ग्रैंडली अवार्ड है, और वीर चक्र जो है वो आपका देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, तो शांति के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट जो दिया जाता है वो अशोक चक्र है। शांति काल के दौरान अपने वीरता, शौर्य, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार देने वाला जो अवार्ड है वो आपका शौर्य चक्र है। और जो आपका सेकंड सेकंड सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है वो आपका कीर्ति चक्र है। और तीसरा जो है वो आपका शौर्य चक्र है। यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। तो ये जो है वो हमारे शांति और वीरता के मामले में अवार्ड है, जिनको आपको याद रखना। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लीसा नंदी किस देश में मंत्री बने हैं? इंडिया ओरिजिन लीसा नंदी हैज बिकम अ मिनिस्टर इन विच फॉलो कंट्री? तो वो किस देश के जो आपका जो किस देश के लीसा नंदी जो है वो किस देश के भारतीय मूल के जो है वो मंत्री बने हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिटेन ब्रिटेन के जो नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, कीप स्टारमर बने हैं। वो जो है वो अपने जो है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने मंत्री को जो है वो अपने पार्टी को जो है वो अपने संसद को जो है वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी जो है वो लोगों को जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो हाल ही में चुनाव हुआ था, और वहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस में आपकी मॉरिशस है, और मॉरिशस के जो है वो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ है। और आप देख सकते हैं गुयाना गुयाना के आपका राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। और आपका जो सूरीनाम के जो है वो राष्ट्रपति है चंद्रिका चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये जो है वो आपका सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आइए इनके बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट को ऐलान कर दिया, अपने कैबिनेट को बढ़ा रही है, इसी में जो है शामिल कर रही है। आपका जो है वो कीर स्टारमर ने भारतीय मूल के सांसद लीसा नंदी को आपका जो है एज आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मीडियाज और स्पोर्ट्स, इन सब के जो है वो मंत्री के पद पर जो है वो लीसा नंदी को नियुक्त किया है। अब लीसा नंदी कहाँ के, इनके बारे में आप जान सकते हैं, पिक्चर को आप देख सकते हैं। लीसा नंदी 5वीं बार लेबर पार्टी की संसद चुनी गई है। आप देख सकते हैं लीसा नंदी हैज बीन इलेक्टेड टू द लेबर पार्टी फॉर
फॉर द फिफ्थ टाइम, यानी कि पांचवी बार जो है वो लेबर पार्टी की संसद के रूप में मेंबर्स के रूप में चुने गए हैं। और ये जो है वो लीसा नंदी जो है वो आपका दीपक नंदी की बेटी है। बंगाल में जन्मे लीसा नंदी दीपक नंदी एक शिक्षाविद थे। कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के हाल ही में जो आपका प्रधानमंत्री बने हैं, वो लेबर पार्टी ने आम चुनावों में 650 में से 412 सीटें जीती है। तो आपका जो है वो लेबर पार्टी यहाँ पे जो है वो जीत गई है, जिसका नेता जो है वो आपका कीर स्टारमर है। और वो जो है वो यहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गई हैं, जो कि 650 सीटों में से 412 सीटें जीती है। और मैं आपको बताऊं कि जो ऋषि सुनक है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, वो ऋषि सुनक जो है वो चुनाव जो है वो हार गए हैं। और इनको जो है वो मात्र 121 सीटें मिली है। ब्रिटेन की पहली महिला, यानी कि पहली महिला कह सकते हैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपका रेचल रिब्स है। रेचल रिब्स जो कि आपका ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है। एंजेला रेनर जो है ब्रिटेन की उप प्रधानमंत्री है। कौन है? उप प्रधानमंत्री है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो नेता है वो आपका ऋषि सुनक है, और आपका लेबर पार्टी का जो है वो आपका कीर स्टारमर है, जो कि जीत चुके हैं 412 सीटों से जीत चुके हैं। और 121 सीटें मात्र हासिल किए हैं ऋषि सुनक, जो कि भारत के दामाद हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। और मैं आपको चाहता हूं कि ऐसी जो चीजें होती है, जहाँ पे किसी भी जगह पे होती है, तो आप जो है वो किसी को आप कॉल करिए, उस प्रशासन को बोलिए, वहां के थानेदार को बोलिए कि कुछ इस तरीका से इन्वेंट यहाँ हुआ जा रहा है, तो इसमें कुछ हो सकती है। इस तरीके से अगर होती है जहाँ पे इन रेगुलेटरी को फॉलो किया जाता है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, तो उस जगह से हम लोग को दूर रहनी चाहिए, शामिल नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इस खबर को एक बार देखिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज हेडेड द 3 members Judicial Commission set up to probes the stamped in उत्तर प्रदेश हाथरस। तो इसका जो आपका 3 members जुडिशियल कमीशन बनाई गई है, वो आपका बनाया गया ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव को बनाई गई है। आइए कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, फिर अपनी कुछ बातें बताते हैं आपको। हरेंद्र कुमार आपका हॉकी टीम के कोच हैं, और श्रीनिवास पल्लिया जो है वो आपका विप्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर है। और राकेश कुमार को आप लोग सभी जानते होंगे, वर्ल्ड बैंक के सलाहकार सौंपी गई है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्टोरी ये बात होती है कि हाथरस में एक बाबा आते हैं, और सभी को ये आगाह करते हैं कि 3 जुलाई को जो मैं एक शिविर लगाने वाला हूँ, और उस दिन मैं आऊंगा, और जो है वो मेरे धूल जो है वो जो अगर अगर छू लेगा, वो तो दुनिया से तर जाएगा। मतलब कि उनको समझिए कि भगवान से जो है वो मुलाकात हो जाएगा। और सच में भगवान से मुझे लगता है मुलाकात करवा देते हैं। क्या होती है कि 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग होती है, हाथरस में होती है। और वहां पे जो है वो पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ था, वहां पे काफी ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे हो गए। आप शायद यकीन नहीं कर पाओगे, लगभग लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की संख्या में वहां पे भीड़ हो गई। ऐसी गर्मी में आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे जो है वो मतलब बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं रहती है। और एक के ऊपर एक आदमी एकदम से मतलब ऐसा लग रहा है कि जगह है ही नहीं बिल्कुल। और इसी भागदड़ में जो है वो 121 लोगों की मौत हो गई। 121 लोगों की मौत होना छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो इधर 121 लोगों की मौत हो गई, बिल्कुल इन रेगुलेटरी को फॉलो किया जाता है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। इसके जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्ष बनाई जाती है। एक तो रिटायर्ड रहती है, सेवानिवृत्त रहती है, ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, जिसको अध्यक्ष बनाई जाती है। और 2 अन्य सेवानिवृत्त जो रहती है वो अधिकारी रहती है, आईएएस अधिकारी। एक तो हेमंत राव है, और दूसरा एक आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिन्हा। इनको जो है वो जांच करने के लिए बनाई गई है। आपको पता होगा कि इनकी जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है, जो कि आपका यूपी की राजधानी है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये लखनऊ की रेलवे स्टेशन है।
लखनऊ की रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग जो यहाँ पे गए थे, अभी एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, तब वो हम लोग जो यहाँ पर गए थे। अच्छा, इनको जाँच करने के लिए ये कहा गया है कि देखिए कि जो भगदड़ हुई है वो क्या है? मतलब किसी के द्वारा साजिश है या तो फिर किसी के मतलब ये एक दुर्घटना है या तो फिर क्या है? मतलब ये आखिर कैसे हुआ? क्या हुआ? इसको जाँच करने के लिए बनाई गई है, आयोग बनाई गई है और इसको सौंपा गया है, बोला गया है कि आपको जो है वो 2 महीने के भीतर-भीतर यहाँ का जो रिपोर्ट है वो आपको सौंपनी है। किसी तरह से ये अपनी रिपोर्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे कुछ करंट अफेयर निकल कर के आती है उत्तर प्रदेश के कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोटे जीपी मोटो जीपी भारत के 2025 का संस्करण का आयोजन किया किया जाएगा। तो 2025 में आपका नोएडा में मोटो जीपी भारत में जो आपका संस्करण होगा और 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश जो है वो आपका पहले नंबर पर आया है। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, बाकी इन रेगुलेटरी जहाँ पे फॉलो होती है वहां पे आप बिल्कुल जाने से बचिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज किस देश में की गई है? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैब पेंटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग जो कि गुफा पर मिली है वो कहाँ पे मिली है? तो वो मिली है आपका इंडोनेशिया में मिली है। अदर्स ऑप्शंस आप देख लीजिए कि जो है वो अर्जेंटीना में आपको देखने को मिला है, जो डायनासोर के अंडे देखने को मिला है। अंगोला में आपका जो 170 कैरेट की डायमंड मिली है और ब्राजील में जो है वो एक विशेष टाइप की टाइगर देखने को मिला है, क्लॉडेड टाइप का जो है वो टाइगर देखने को मिला है। अब पुरानी पेंटिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका वैज्ञानिक जो है वो इंडोनेशिया में सुलावेसी सुला सुलावेसी द्वीप पर एक सुला सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए 3 मानव के आकृति को कलाकृत करने की खोजी खोजी गई है, जो कि कोई सुअर जो है वो 3 मानव के साथ जो है वो बातचीत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं वो 1 मानव, 2 मानव, 3 मानव और सुअर के साथ बात किया जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिकों को ये मिलती है कि ये जो पेंटिंग है वो आपका 51,200 साल पुरानी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग जो है वो is the oldest cave painting in the world, which is the last 51,200 years old। जो ये पुरानी दी जाती है, इससे पहले जो रिकॉर्ड जो था आपका पुराने पेंटिंग का जो रिकॉर्ड था वो आपका था अज्ञात गुफा पेंटिंग पर लियांग लियांग टेडोंगगे गुफा पर, जो कि इंडोनेशिया में देखा गया और ये जो था वो आपका 45,500 पुरानी ये जो था वो पेंटिंग था। लेकिन इससे भी ज्यादा पुरानी आपका मिल चुका है पेंटिंग इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री, आपका 51,200 वर्ष पुरानी है। आइए बात करते हैं इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी पहले हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन अब जो राजधानी चेंज कर दी गई है नुसा नुसंतारा नुसंतारा अब इनकी नई राजधानी हो गई है। और यहाँ का मुद्रा जो है वो आपका रुपया है और यहाँ का राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो बनी है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दूं कि इंडोनेशिया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की डच डच ईस्ट इंडीज का जो है वो पहले गुलाम हुआ करता था, जिसपे नीदरलैंड राज करता था। लेकिन जो है वो अब जो है वो क्या हुआ कि अब जो है वो 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से ये आजाद पा लिया, छुटकारा पा लिया। इंडोनेशिया के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा कि इंडोनेशिया में जो है वो लगभग 100 एक्टिव वोल्केनोज है, लेकिन उसमें से 2 बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। यहाँ पे इतना ज्यादा वोल्केनो एक्टिव है कि आप कई सारे लोग तो बोल रहे थे कि जब वो यहाँ पे जो है वो एक्टिव होते हैं वोल्केनो तो 5 किलोमीटर दूर तक जाती है। ये जो है वो इंडोनेशिया जो है वो एक मुस्लिम आबादी वाली देश है और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा द्वीप देखने को मिलेगा जिसमें 1750 द्वीप इसमें से मौजूद है। बहुत ही ज्यादा इंडोनेशिया ज्वार वोल्केनो के मामले में डेंजर है। कोलकाता और कोकराझारा के अलावा 133वें डुरंड कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
Apart from Kolkata and Kokrajhara, which city will host the 133rd Durand कप? तो आपका कोलकाता और कोकराझारा के अलावा दो शहर इसमें और जो है वो शामिल हो गई हैं, आयोजन करेंगे। तो वो कौन सा शहर है? तो दो शहर जो आपका है जमशेदपुर और शिलोंग, दो को कोलकाता और कोकराझारा के अलावा जमशेदपुर और शिलोंग जो है वो इसमें जो है वो आपका शामिल हुआ है। इसके बारे में और भी बातें जानते हैं कि कोलकाता और आपका कोकराझारा के साथ दो नए शहर को और भी मेजबानी करने की जो मिला है। 133वां संस्करण होगी जिसमें मेजबानी जमशेदपुर और शिलोंग को कोलकाता और कोकराझारा ये चार शहर जो है वो मिलकर के करेंगे। 130वां 133वां संस्करण जो हुआ है वो 24 टीमें इसमें जो है वो पार्टिसिपेट रहेंगे, जो कि 6 समूहों यानी कि 6 समूहों में इसका जो है वो विभाजित किया गया है। कुल मैच जो होगी इसमें 43 मैच होगी, और कुल मैच जो होगी वो 43 मैच होगी, और अभी इसी महीना यानी कि 27 जुलाई से ये शुरू हो जाएगी। और इसका फाइनल मैच जो है वो 31 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन साल्ट लेक स्टेडियम में इसकी जो है वो फाइनल मैच हो जाएगी। डुरंड कप के बारे में मैं आपको बताऊं तो पहली बार 1888 में अन्ना डेल शिमला में आयोजित की गई थी। डुरंड कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है, और ये देयर इन द एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन इन द इंडिया। ये भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल फुटबॉल जो है वो प्रतियोगिता है। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका आयोजन जो है वो आपका डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा की गई थी। इसका नाम पहले सर मार्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था, लेकिन जो है वो आप जो है इसकी चेंज करके डुरंड कप कर दी गई है। डुरंड कप 2023 का खिताब जो जीता वो मोहन वागन ने 17वां खिताब जीता था, पूर्वी बंगाल को हरा करके जीता था। डुरंड कप से संबंधित कुछ कप हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि रोबर्स कप किससे संबंधित है, संतोषी ट्रॉफी कप किससे संबंधित है, सुब्रतो कप किससे संबंधित है, डुरंड कप किससे संबंधित है, आशुतोष कप किससे संबंधित है, मारडेका कप किससे संबंधित है। तो ये सब फुटबॉल से संबंधित है। आपका विश्व फुटबॉल दिवस हर साल मनाई जाती है, 25 मई को बनाई जाती है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुनील छेनी, ये जो है वो आपका दुनिया के सबसे ज्यादा थर्ड गोल करने वाले खिलाड़ी है, जो कि इन्होंने अभी जो है वो संन्यास यानी कि रिटायर के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फिफ्थ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? तो झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बन गए हैं विद्युत रंजन सारंगी। अरुण भंसाली जो है वो आपका इलाहाबाद के चीफ जस्टिस बने हैं। और डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो आपका सीजीआई 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को पॉलिटी में संविधान आर्टिकल नंबर 76 में रखा गया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगनी को झारखंड के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको शपथ दिलाई है, जिस समारोह में आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शामिल भी इसमें हैं। न्यायमूर्ति सारंगी 2013 से ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। और ये 20 जुलाई को ये जो है वो 20 जुलाई 2024 को जो है वो इसी महीना में इनकी रिटायर हो जाएगी। और न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा का ये स्थान लेंगे। हाल ही में जो कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्तियां हुई है। आपका कौन, जिसका नाम है आपका शील नागू। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव जो है वो आपका है आपका कौन है? तो आपका सुजाता है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं आपका नवीन क्या उसका नाम है, नवीन चंद्र नवीन चंद्र झा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्यालय जो है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। और आपका यूरोपीय यूरोप
यूरोपीय यूनियन के आपका जो है वो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है, और नाटो का जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय बीजिंग में है, और बिम्स्टेक का जो है वो मुख्यालय है वो आपका ढाका में है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ यानी कि एशियान, एशियान का आपका जो मुख्यालय है वो आपका जकार्ता में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशंस, जिसकी आपका जकार्ता में, और अफ्रीकी संघ यानी कि एयू, अफ्रीकन यूनियन की आपका जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा में है। तो इस तरीके से जो मुख्यालय हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है अभय सिंह ने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज अभय सिंह वोन द एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप? तो कितने मेडल्स जिताए हैं? तो आप कहें कि 2 इंडिया को दिलाए हैं। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी आपका अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया को डबल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप स्वर्ण पदक दिलाया है। एक तो आपका जो अभय सिंह के साथ जो दिलाया है वो आपका वेलावन सेंथिल कुमार के साथ मिलकर के पुरुष डबल का खिताब दिलाया है, और एक तो आपका मिक्स्ड डबल फाइनल में आपका जोसेन चिनप्पा ने दिलाया है, मतलब कि अभय के साथ 2 गो, तो दोनों स्वर्ण पदक दिलाया है इंडिया को, तो इसी का देन है। एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हुआ था वो आपका मलेशिया के जोहोन में हुआ था। 10वीं बार मास्टर्स का खिताब जो जीता है वो आपका जीता है विश्वनाथन आनंद ने जीता है, और प्यूमा इंडिया ने आपका रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुमीत नागल ने हेल ब्रॉन नेकर कप 2024 टेनिस का खिताब जीता है, और सर्व सर्व सरबजोत ने म्यूनिख निशानबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें है जिसमें जो हमारे भारत को 2 गोल्ड मेडल जिताया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अवैध खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? एनसीपीसीआर हैज डिक्लेयर्ड माइको माइंस चाइल्ड लेबर फ्री इन व्हिच स्टेट? यानी कि एनसीपीसीआर ने लेकर के ये घोषणा की है कि अभ्रक खदानों में जो है वो बाल श्रम, जिनकी उम्र जो है वो 14 बरस से कम है, वो जो है वो अभ्रक खदानों में नहीं करेंगे। तो वो झारखंड में जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर देगी झारखंड, क्योंकि प्रचुर मात्रा में तो झारखंड के गिरिडीह और आपका होती है जाकर के गिरिडीह में होती है, यही दोनों में तो होती है गिरिडीह, और क्या है उसका, गिरिडीह, और एक तो और आती है गिरिडीह और कोडरमा, इन दोनों में होती है। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर का होती है फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि उसके बालक जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनके अधिकारों के लिए लड़ता। झारखंड की अभ्रक खदानों में ये जो है वो बाल श्रम जो है वो पूरी तरीके से घोषित कर दिया है कि बाल बाल श्रम जो है वो उसमें नहीं कर सकता, मुक्त कर दिया, घोषणा ये कर दिया गया है। भारत सरकार में 14 बरस के बच्चों को जो काम काजी जो करने लायक है, या है या नहीं है, उनको बाल श्रम यानी कि बालक की श्रेणी में रखा गया। जो अभ्रक जो होते हैं वो एक चमकदार होते हैं, अभ्रक जो होते हैं एक सौंदर्य होती है, सौंदर्य प्रधान होती है, जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। तो ये 2 जगह पे होती है, काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, कोडरमा और गिरिडीह जिलों में जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन चीन विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करती है, और लेकिन भारत जो है वो अभ्रक के मामले में 8वें सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निर्यात के मामले में भारत जो है वो सबसे नंबर 1 पर आती है, और सेकंड नंबर पर आती है आपका चीन आती है। अभ्रक के मामले में मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा जिला है जो कि आपका जो उत्पादन कर रही है, उसके बाद राजस्थान है।
अब बात करते हैं एनसीपीसीआर। ये जो है वो आप एक अधिकार के लिए है जो कि आपका 2007 में लाया गया था, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। एनसीपीसीआर द्वारा 18 बरस के बच्चों को 18 बरस के बच्चा माना जाता है। 18 बरस तक के मतलब कि 18 बरस से पहले तक के बच्चे माना जाता है, जिनको काम कराने की अलाउ नहीं है, और झारखंड सरकार ने तो ये घोषणा भी कर दी। एनसीपीसीआर के नए अध्यक्ष एक एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिला होती है और एक अध्यक्ष होती है। अध्यक्ष जो है वो आपका है प्रियंका कानूंगो है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, मर्सर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कोड ऑफ अ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 रिपोर्ट? तो वो है हांगकांग। आपको बता दूं कि हांगकांग और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में आती है। भारत को एफडीआई सबसे ज्यादा जो मिला है वो आपका सिंगापुर से मिला। सबसे रहने योग्य जो है वो आपका वियना है। मॉरिशस के बारे में, मॉरिशस की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव शहर जो है वो आपका हांगकांग है। इस रिपोर्ट में 226 शहरों को शामिल किया गया है। तो आपका मॉरिशस की जो हांगकांग जो है वो सबसे प्रवासियों के लिए सबसे महंगा। आवास और परिवहन के मामले में ऊंची इमारतों के कारण सिंगापुर दूसरे स्थान पर आती है। सूची में स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख तीसरे स्थान पर है। जिनेवा ने चौथा स्थान हासिल किया। विश्व का सबसे कम व्यय मतलब सबसे कम खर्च में आप जो है वो निवास सकते हैं, जैसे अबूजा हो गया, नाइजीरिया हो गया, लागोस हो गया। आपका ये सब जो है वो सबसे कम खर्च में आप निपट जाएगा। भारत की जो मुंबई है वो आपका 136वें स्थान पर आती है। अब आइए देखते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली जो है वो 350 नंबर पर आती है। पहला स्थान पर आपका आती है न्यूयॉर्क आती है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत जो है वो 159वें नंबर पर आती है, लेकिन प्रथम पर आती है आपका नॉर्वे आती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के मामले में फर्स्ट नंबर पर यूएसए आती है। भारत जो आती है वो आपका 42वें नंबर पर आती है। सौर सौर ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आती है और प्रथम स्थान चाइना आती है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के मामले में भारत जो है वो आपका 10वें नंबर पर आती है। प्रथम स्थान पर रसिया आती है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामला में जो आती है वो आपका तीसरे नंबर पर भारत आती है, जिसके पास 67 यूनिकॉर्न्स मौजूद है, और प्रथम स्थान पर यूएस आती है, जिसके पास 703 जो है वो आपका क्या आती है, यूनिकॉर्न्स आती है। तो इसके साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।